करेक्ट। लास्ट यूनिट है ना, तो क्वाज़ाई हो गया था, पहले क्वाज़ाई किया बाद में कंटिंजेंट करा, बिकॉज क्वाज़ाई फर्स्ट यूनिट से कनेक्टेड था, कंटिंजेंट तो पूरा नया समझो। ये भी थोड़ा सा मैंने बोला था, लेकिन हाँ हाँ रिस्पांसिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ उसने एक एग्जांपल दिया है कि पीना है ना के लिए में क्लोज किया। हाँ हाँ हाँ, तो तुम्हारी गलती है। हाँ कंटिन्यू, सॉरी। तो टी के असिस्टेंट को मिला तो उसने ड्रॉवर में संभाल के रखा, फिर बाद में इधर बोला है कि डी इज हेड ड्राइवर, लेकिन डी का असिस्टेंट ड्राइवर नहीं, डी का असिस्टेंट इज एज गुड एज डी। तुम्हारे एजेंट ने काम किया, असिस्टेंट मतलब एजेंट ही होगा, तुम्हारे आदमी ने तोड़ा, मैं तुमको पकड़ूंगा। हाँ ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। एक वर्क अगर एक इंचार्ज बंदा है और उसके अंदर जो लोग काम कर रहे हैं वो गड़बड़ करेंगे, मैं उनको थोड़ी पकड़ूंगा, मैं तो मेन पर्सन को पकड़ूंगा, मुझे क्या लेना देना। अब मैंने मेरे आदमी को दिया था, तो तुम्हारा कौन आदमी मुझे इससे क्या लेना देना, तुम्हारे पास था ना, तो तुम्हारे असिस्टेंट को दिया, इससे हमको कोई लेना नहीं। फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स विल बी रिस्पांसिबल। डी का असिस्टेंट फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स था। नहीं, इसमें लिखा है कि असिस्टेंट ने उठाया, किसके कस्टडी में था वो भी इम्पोर्टेंट है, किसके कस्टडी में वो गुड्स है वो भी इम्पोर्टेंट है, किसने लिया वो जरूरी नहीं। अब किधर रखा, तो जिसकी प्रॉपर्टी है वो लायबल है, अनफॉर्चुनेटली। आप क्या कर सकते हैं, तो है रूल जो वही है। ओके, चल कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट याद है, कंटिंजेंट लायबिलिटी, तो तुमने आंसर दिया था, तुमने दिया था probably। क्या था, वापस इधर बोलो ना, कंटिंजेंट लायबिलिटी बोलो, कॉन्ट्रैक्ट में बोलो। जो हो भी सकती है और नहीं, अनसर्टन, अनसर्टन है, मतलब हो भी सकते हैं नहीं भी, हाँ वो तो नहीं आने वाले बेटा। तुमने देखा लास्ट लेक्चर का? हाँ तो ठीक है, क्योंकि लास्ट लेक्चर का ये लेक्चर से डायरेक्ट लिंक नहीं है, होता तो प्रॉब्लम होता, तुमको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो चेक कर लेना, इम्पोर्टेंट। तो कल का लेक्चर अटेंड नहीं किया तो आज प्रॉब्लम नहीं होगा। मैंने बोला इनिशियल लेक्चर्स में मिस हो जाए ना तो फिर, अभी इनिशियल लेक्चर्स खत्म हो चुके हैं, तो अभी जरूरी नहीं है कि लास्ट लेक्चर से आज का लेक्चर लिंक हो, नहीं है तो बच गया। अगर आधा छूट जाता तो प्रॉब्लम होता। कंटिंजेंट, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, हाँ तो लाइबिलिटी एक्चुअली ना ये इनकम्प्लीट मीनिंग है, लाइबिलिटी हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, बराबर, but a liability depends on some contingency which may or may not happen। कुछ समझा? तुम्हारी लाइबिलिटी किसी ऐसे इवेंट पे डिपेंड है जो हो सकता है नहीं भी हो सकता, हुआ तो भरना पड़ेगा, नहीं हुआ तो नहीं भरना पड़ेगा, या नहीं हुआ तो भरना पड़ेगा। समझ में आया? मैं केस जीत गया तो मुझे पे करने की जरूरत नहीं, नहीं जीता तो भरना पड़ेगा, या हार गया एक ही अफर्मेटिव नेगेटिव। So a liability which depends on happening or non-happening of some future uncertain event is called as a contingent liability. And as she rightly said कि वो uncertain है, मतलब not sure, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, same rule apply होता है। What is contingent या contingency? Situation which may or may not arise। समझ में आ गया? हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तुम भी लास्ट लेक्चर नहीं थे ना? ओके क्लियर। नेक्स्ट लेक्चर से कोई एब्सेंट होगा ना, मतलब तो मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आज के दिन छोड़ रहा हूँ लेकिन नेक्स्ट लेक्चर से पूछूंगा। और अभी तुमने देखा होगा कि याद रहता है, नॉट ऑलवेज, लेकिन तुम्हारा नसीब खराब होगा तो मैं देख लूंगा, तो फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा। सो इट इज योर ड्यूटी टू एटलीस्ट रीड आउट। ऐसा नहीं है कि मैं एक एक वर्ड पता होना चाहिए ऑब्वियसली, लेकिन तुम बहुत ब्लैंक बैठोगे नेक्स्ट लेक्चर नहीं चलेगा। मुझे नहीं पता तुम कैसे करोगे, कल ही हुआ था सर लेक्चर, थोड़ा तो टाइम देना चाहिए।
ये फालतू एक्सक्यूजेस मैं एक बार सुन लूं, इंस्टीट्यूट नहीं सुनेगा, मैं एब्सेंट था तो आंसर का मार्क्स दे दो, मुझे दे देंगे। तो मैं कितना भी लिबरल बनने की कोशिश करूं, कोई फायदा नहीं, क्योंकि इंस्टीट्यूट नहीं करेगी कुछ टॉलरेट। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, अब कॉन्ट्रैक्ट पे आते हैं। कॉन्ट्रैक्ट विच डिपेंड्स ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग of again future uncertain event which may or may not happen, which may or may not happen. Happening और क्या लिखा, non happening, happening और non happening, happening and नहीं है, एक बात क्लियर कर रहा हूँ, happening और non happening of some future event। एग्जाम्पल तो बहुत सारे दे दूंगा, उसमें कोई टेंशन मत लो, क्योंकि है ही डिफिकल्ट। तो सिंपल के भी हमने एग्जाम्पल किए थे, तो डिफिकल्ट तो बिल्कुल करेंगे, ज्यादा करेंगे। अच्छा, तो शिप आ गई तो गुड्स मिल जाएंगे, शिप नहीं आई तो गुड्स नहीं मिलेंगे। हैपनिंग समझना है। शिप अगर नहीं पहुंच पाई तो मैं तुमको 5 लाख रुपया दूंगा, शिप अगर नहीं पहुंच पाई तो मैं तुमको 5 लाख रुपया दूंगा, मतलब समझ में आ गया। तो कभी कभार किसी इवेंट के हैपनिंग पे तेरा कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड हो सकता है, कभी कभार किसी इवेंट के नॉन हैपनिंग पे तेरा कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड हो सकता है। इस वजह से मैं मरीन इंश्योरेंस था, अब डिटेल में याद नहीं होगा, लेकिन इतना बेसिक पता होगा कि मरीन जर्नी में अगर शिप डूब जाए तो इंश्योरेंस कंपनी भरचूक दे दी, ये तो बेसिक है। इस वजह से मैं अभी तो अभी नहीं, लेकिन अभी आ जाएगा, फुल चैप्टर में ही हो गया ना, हाँ तो पता होना चाहिए। याद आया थोड़ा सा। तो नॉन हैपनिंग के शिप पहुंच नहीं पाया डेस्टिनेशन पे तो नॉन हैपनिंग, या शिप आ गया तो पैसा मिल गुड्स मिल जाएंगे, हैपनिंग पे। सो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किसी का भी हो सकता है, मनी रिलेटेड हो सकता है, गुड्स रिलेटेड हो सकता है, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, बट दैट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स ऑन either happening or non-happening of any future uncertain event which may or may not happen। बात लिखने की जरूरत नहीं, uncertain मतलब ही which may or may not happen। ये क्लियर है। अब है ना, कॉन्ट्रैक्ट को इस कॉन्टेक्स्ट में दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, एक है एब्सोल्यूट और दूसरा है कंटिंजेंट। क्या लिखा, एब्सोल्यूट एंड व्हाट इज एब्सोल्यूट, क्या 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 हुआ क्या हुआ क्या हुआ, नहीं ना कुछ नहीं ना, एब्सोल्यूट एंड तो डिस्कस कर रहे हैं, उसमें में 2 सेंटेंस निकल जाए, समझा ना, मिस हो जाएगा, इसलिए मत डिस्कस करो, कितना भी इंपॉर्टेंट हो, भले इसके रिलेटेड ही है तो भी आपस में डिस्कस मत करो, पहले सुनो। सेक्शन 31 इधर पूछ चलेगा, अभी 2 सेंटेंसेस मिस हो जाते हैं, समझो बात को। एब्सोल्यूट एंड कंटिंजेंट, एब्सोल्यूट मतलब करना ही है, कंटिंजेंट मतलब अनसर्टेन। तो अगर तुम गुड्स दोगी तो मैं तुमको कैश दे दूंगा, ये एब्सोल्यूट है। लेकिन तुम बोलोगे कि गुड्स आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते, तो समझ में आ गया। अब मेरे दुकान में गुड्स है, मैंने उसको बोला कि 2 घंटे में गुड्स रेडी रख के भेजता हूँ, तो ये क्या है, एब्सोल्यूट है। लेकिन मेरे दुकान में गुड्स है ही नहीं, माल आएगा तो दे दूंगा, नहीं आया तो नहीं दूंगा। क्लियर है, एनी डाउट पर? इतना भी सिंपल नहीं है, लेकिन इतना तो समझ में आया। Contingent contract, best example is insurance. So all insurance contracts are contingent. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, दुकान गिर भी सकती है, नहीं भी गिर सकती, गिरेगी तो पैसे मिल जाएंगे, नहीं गिरी तो नहीं मिलेंगे, एक्ट ऑफ गॉड वगैरह, चलो बाजू में चलो, फिलहाल इतना इधर इधर तक ही रुक जाते हैं, समझा। अब कुछ क्वेश्चंस, एब्सोल्यूट है या कंटिंजेंट है, आंसर तुम दोगे, समझा ना, क्या बताओगे ना भी इसका, एब्सोल्यूट है या कंटिंजेंट है,
एब्सोल्यूट है, क्यों एब्सोल्यूट है? वो शादी करेगी। अब मैं बता, क्या कंटिंजेंट है? नहीं भी हो सकती मतलब? वो लड़के भाग गए। अगर उसी ने प्रॉमिस किया ना, ऐसे तो हर कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट हो जाएगा। कैसा हुआ तो, वैसा हुआ तो दुनिया में कुछ कंटिंजेंसी के अलावा बचेगा ही नहीं। कुछ भी हो सकता है ना लाइफ में, इन दोनों के हाथ में है ना। जो चीज प्रॉमिस और प्रॉमिसी के हाथ में है, आपस में डिसाइड हो चुकी है, जिसमें कोई एक्सटर्नल फैक्टर इन्वॉल्व नहीं है, वो एब्सोल्यूट। और जिसमें कोई एक्सटर्नल फैक्टर इन्वॉल्व होता है या जरा प्रॉमिस किसी तीसरे फैक्टर पे डिपेंड होता है, तो उसको क्या बोलेंगे? कंटिंजेंट। अब ट्रक नहीं आया तो किधर से दो गुड्स? ट्रक आ जाएगा तो मिल जाएगा, पक्का है? नहीं, पक्का नहीं पता। आ जाएगा तो दे दूंगा, बिजनेस करने बैठा हूँ, क्यों रिजेक्ट करूंगा? समझ रहे हो ना? ऐसा कभी ना कभी तुम्हारे साथ हुआ होगा कि दुकानदार ने बोला होगा 2 दिन के बाद आके चेक कर लेना, जब मैं भेजता हूँ घर पे किसी को, एड्रेस बताओ, मैं 2 दिन में भेजता हूँ किसी को, क्योंकि उसको भी बिजनेस करना है, बट इज नॉट श्योर। मेडिसिन वाला होगा तो वो सीधा बोल देगा कि नहीं अर्जेंट है तो दूसरे दुकान से ले लो। मेडिसिन के केस में थोड़ी ऐसा हो सकता है 4-5 दिन रुको, यूजुअली अर्जेंसी होती है मेडिसिन। ये तो मैंने नोटिस किया, तो मेडिसिन के केस में होता है, या फिर कोई यूनिक आर्टिकल्स होता है, या बुक्स के केस में होता है। अभी तक आया नहीं है लेटेस्ट एडिशन, 2-3 दिन रुको, मिल जाएगा। आर यू श्योर? नहीं हो श्योर कैसे हो सकता हूँ मैं थोड़ी मैनिपुलेट करवाता हूँ भाई, आ जाएगा सामने से तो पब्लिशर से भेज देंगे तो मैं ले दे दूंगा, अदरवाइज नहीं दे सकता। समझ में आ रहा है? तो ये कंटिंजेंट है, एब्सोल्यूट है? एब्सोल्यूट है। अब बता, अब एक्चुअली सिंपल हो जाएगा। फादर ने डॉटर को बोला, नहीं ये बोला था ना, ये तो बोला था कैश दे दूंगा बदले में मैरिज का, किससे? बीस से। अभी कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? क्योंकि सिर्फ बॉय के हाथ में नहीं है, डॉटर के हाथ में भी है। तो इधर भी वैसा ही था, अरे भगवान पागल, लेकिन तभी डॉटर के साथ हुआ था कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे तो डॉटर थोड़ी है कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी। समझ में आ गया? तो एक्सटर्नल फैक्टर है ना, फादर के हाथ में है बेटे को हाथ देना, बेटे के हाथ में, इसके हाथ में है, इसके हाथ में भी है, और ये थर्ड पर्सन। तो ये कंटिन्यू, ये कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में? फादर और बॉय के बीच में। कुछ नहीं, जैसे लास्ट वीक जिसने बोला था ना, किसने, वो लाइफ स्टॉक, तू नहीं बोला था वैसा ही है। मेरे बेटी की शादी कर, मतलब मेरी बेटी लेके जा, बदले में 5 करोड़ रुपए दे दो। नहीं समझा? ऐसा ही है ना, बेटी के अच्छे के लिए कर रहा होगा, लेकिन ऐसा ही है ना एक तरीके से। समझ में आ रहा है? थोड़ा अजीब लगे लेकिन याद रखने के लिए यही ठीक होगा। समझ में आया? हाँ, तो कंटिंजेंट है। हाँ, ये तो हो सकता है ना कि डी भाग जाए, अब हो सकता है, अब बिल्कुल हो सकता है डी किसी के और के साथ जाए तो वॉइड हो जाएगा। आर यू थ्रू विद दिस? आगे बढ़ते, अब कुछ एग्जांपल्स दिए वो तुम पढ़ोगे, सीधा जाओ एग्जांपल पे, क्योंकि ये बता दिया एब्सोल्यूट हो सकता है, कंटिंजेंट हो सकता है, ये बता दिया। अब कुछ एग्जांपल है, पहले 3-4 एग्जाम, सिर्फ एग्जांपल पढ़ो। पढ़ लिया? ये सर क्या इवेंट कोलैटरल एक ही चीज वाली। हाँ, इवेंट कोलैटरल बोला बोल, इवेंट कोलैटरल टू कॉन्ट्रैक्ट ऐसा दिया, दोनों एक कैसे होगा? ऐसा इवेंट जो कॉन्ट्रैक्ट से कनेक्टेड है। तो मतलब अगर ये पूछेगी कि गुड्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, नहीं, वो ट्रक आने पे, ट्रक का क्या लेना देना? तुम्हारा लेना देना नहीं है, पर कॉन्ट्रैक्ट का तो है। ट्रक आएगा तो गुड्स आएंगे, ट्रक नहीं आएगा तो गुड्स नहीं आएंगे। तो ट्रक आना इज कनेक्टेड टू गुड्स देना या गुड्स जाना। हाँ, समझ में आया? नहीं?
ट्रक आएगा तो कुछ मिल जाएंगे, नहीं आया तो नहीं मिलेंगे। हाँ क्या क्या हुआ? वो छोड़ो, कोलेटरल में क्या फर्क है, वो कोलेटरल कुछ है। कोलेटरल मतलब कनेक्टेड। ऐसा इवेंट विच इज, आता हूं मैं दूसरा एग्जांपल थोड़ा सोचता हूँ। ऐसा इवेंट, ऐसी घटना जैसे ट्रक आना सपोज, दैट इज कनेक्टेड टू अवर कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि अगर ट्रक नहीं आएगा तो गुड्स नहीं मिलेंगे, गुड्स नहीं मिलेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? अभी भी नहीं समझा? तो फिर एग्जांपल भी सेम नहीं होगा। लड़की ने अगर हाँ बोला तो शादी का, तो फिर हाँ बिल्कुल, हमारा है कॉन्ट्रैक्ट, आपस में हुआ है। देख, प्रॉमिस कौन कर रहा है? फादर कर रहा है, डॉक्टर तो नहीं कर रही है। 5 करोड़ ले, बदले में मेरे बेटी से शादी। तो इट इज इन द हैंड्स ऑफ दी हु इज द प्रोमिसर एज फार एज मैरिज इज कंसर्न, बराबर ना? बट इट इज नॉट only depends on the mere will of the promiser. It also involves some external factors. वाली केस में अगर फादर ने ना बोल दिया, हाँ, तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होगा ना रे बाबा। नहीं, फादर में नहीं, फादर के हाथ में थोड़ी होता है। लड़के और लड़की के हाथ में होता है। शादी किसको करनी है? फादर को थोड़ी करनी है। वो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा पाजी, नहीं जो भी है वो जो भी है। हमको क्या करने का? उसके फादर नहीं एग्री करो तो भाग के शादी कर लेंगे, यंग है, भाग सकते हैं। फादर किधर से पीछे से भागेगा? वो गया नहीं, और क्या बोलेंगे? ऐसे ही बोलेंगे ना, इसके दोनों के बीच में आएगा तो गलत है ना। अब ये तो बात ही अलग है। एक एग्जाम्पल था, मैंने बोला था जोरू का गुलाम नाम का एक मूवी, जिसमें कादर खान नाम का एक एक्टर हुआ करता था, रिसेंटली डेथ हुई, लेजेंडरी, जाने दो। कादर खान ने गोविंदा को बोला कि 5 करोड़ रुपए देता हूँ मेरे बेटी से शादी में। अब ये एग्जाम्पल सेल्फ में भी आने वाला है, और मैं इसकी तरह लड़की को बुक्स की तरह ट्रीट करके एग्जाम्पल दूंगा ताकि कॉन्सेप्ट समझ में आएगी। ये बोलेगी हाउ डेयर यू, फेमिनिज्म जाग जाएगा अचानक। लड़के को कुछ बना प्रॉब्लम, लड़की तो नहीं बनने का। एनीवेज, क्लियर है? तो कॉन्सेप्ट समझने के लिए समझो, एक तरीके से बेच ही रहा है ना, इन अ वे। इसको बेचना नहीं बोलते, लेकिन क्या बोलेंगे फिर उसको? एक तरीके से लड़की को दे रहा है ना, और बदले में कैश मिल रहा है। अच्छा, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लड़की के भले के लिए दे रहे हैं। समझ में आ रहा है? नहीं तो लड़की किसी के साथ शादी नहीं करेगी, जिंदगी भर कुंवारी बैठी बैठी रहेगी, तो उसके भले के लिए फादर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है अच्छे लड़के को देख के। अब इसमें क्या गलत है? कोई गलत नहीं है, लेकिन थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है। अगर थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है तो वो कंटिन्यू। दिस डिपेंड्स ऑन फ्यूचर कॉन्डक्ट ऑफ लिविंग पर्सन। मैं समझा? फ्यूचर कॉन्डक्ट मतलब बाद में ये कुछ भी कर सकती है, इससे शादी भी कर सकती है, या किसी और के साथ भी शादी कर सकती है, या फिर बोल सकती है कि मैं नहीं करूंगी शादी, जबरदस्ती थोड़ी कर सकती है। नहीं, दूसरे के साथ शादी नहीं कर रही तो मेरे साथ करनी पड़ेगी थोड़ी यार, ऐसा थोड़ी होगा। करना है करो, नहीं तो मत करो, जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। हाँ, अगर भी करेगा तो 5 करोड़ रुपए मिल सकते हैं, वो तो उसके लिए सूट फाइल करेगा। डाउरी भी कुछ नहीं है, तो मैं पहले बोल चुका, डाउरी वगैरह कुछ भी ऐसा नहीं है। ट्रांजैक्शन हुआ था, मुझे पैसे चाहिए, बिल्कुल मिलेंगे, सूट फाइल भी हो सकता है, बिल्कुल ऐसा ऐसा देखा नहीं जाएगा। क्लियरली 5 करोड़ के लिए शादी कीजिए, बाकी 5 करोड़ में से रुपए मिल जाएंगे। समझ में आ रहा है? बी वेरी प्रैक्टिकल, इमोशनली मत सोचो। तुमको जो भी बाकी लगता है गलत, वो उसके ऊपर हम डिस्कशन कर लेंगे, लेकिन फिलहाल प्योरली प्रैक्टिकली सोचो और कंक्लूजन पे आ जाओ। क्लियर है? बाल की खाल निकालोगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अननेसेसरी तुम कंफ्यूज हो जाओगे। बिकॉज मैं एकदम क्या होगा, तुम उसमें गलती निकालोगे तो मैं हाथ ऊपर कर दूंगा, मैं बोल दूंगा लॉन्ग मिस्टेक है, मैं क्या कर सकता। अब ये कंटीजेंट नहीं आना चाहिए एक इन अ वे, ऐसा एक अप्रोच बोलते हैं। क्यों, प्रॉब्लम क्या है इसमें? बता देंगे कि कंडीशनल है। ये तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं हो सकता, क्योंकि डिपेंड्स, कंडीशनल एक्सेप्टेंस थोड़ी एक्सेप्टेंस होता है। ऐसा भी बोल सकते हो, लेकिन दिया है ना। मेरे माइंड में तो ये आया था जब मैंने पहली बार पढ़ा था कि कंडीशनल एक्सेप्टेंस नाम की चीज ही नहीं है ना।
सब्जेक्ट तो ये तो कंडीशनल एक्सेप्टेंस हुआ इन्होंने, क्योंकि हाँ लेकिन क्या बोल रहा है बेटा, कैश कौन दे रहा है? फादर दे रहा है, बराबर। शादी का प्रॉमिस भी कौन दे रहा है? फादर ले रहा है। कौन दे रहा है? बेटा दे रहा है। किसको दे रहा है? इसके फादर को ही दे रहा है। कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है लेकिन सर्टन नहीं है, इसलिए कंटिन्यू। क्लियर? पक्का? और क्या एग्जांपल्स हो सकते? और नहीं कुछ हो सकते हैं, मतलब इंश्योरेंस का एग्जांपल बन सकता कि तुम बीमार पड़ी, सपोज टच बोल रहा हूँ, तो पैसा मिल जाएगा। अब बीमार पड़ना नहीं पड़ना तेरे हाथ में नहीं है, जानबूझ के बीमार पड़ सकती है, ऐसा फालतू आर्ग्यूमेंट मत करो। और उस वो इवेंट कनेक्टेड है अपने कॉन्ट्रैक्ट से, तो क्या अपना हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, समझा ना? हेल्थ इंश्योरेंस में क्या होता है, बीमार पड़ गए तो क्लेम मिल जाएगा, हॉस्पिटल का जो भी खर्चा हम भर के दे देंगे। प्राइवेट हॉस्पिटल में जिधर किधर एडमिट किया, कोई भी रीजन हो सकता है, उसका पैसा मिल जाएगा इंश्योरेंस कंपनी से, क्योंकि तुमने पॉलिसी निकाला है। अब होता है ना जिंदगी में, जो बंदा अगर 60-70 साल भी जिएगा, आज नहीं तो कल तेरे को मेडिक्लेम की जरूरत पड़ेगी ना पड़े लेकिन पड़ेगी। रियलिस्टिकली इसका क्या है यार, जाने दो, छोड़। ठीक है, क्लियर? पक्का? चल क्लियर ना? चल अब एक काम, सारे एग्जांपल्स पढ़ लिए, सारे एग्जांपल्स पढ़ लो। रूल्स के पहले के फीचर्स, फीचर्स के भी एग्जांपल पढ़ सकते हो। सर वैसे तो एग्जांपल कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कौन सा एग्जांपल आप पढ़ना? he makes a contract if he finds house for 5 lakh. हाँ एक सेकंड, हाँ 5 लाख, हाँ If he is able to secure the bank loan for that amount. if he is secured to bank loan for that amount. हाँ तो कंडीशनल नहीं, मैं तैयार हूँ, मतलब अगर ऐसा हुआ तो मैं पक्का लूंगा परचेज का, सब्जेक्ट टू दिस अप्रूवल। अब सपोज इसने ऑफर दिया, नहीं समझा, बी ने ऑफर दिया, ए ने एक्सेप्ट नहीं किया, ए ने सामने से ऑफर दिया, तो बी एक्सेप्ट करेगा, नहीं समझा? अब देखो ना, बात समझो, देख अगर बी ने ऑफर दिया है, सुना कि तुम परचेस करोगे, ए ने बोला कि परचेस करने के लिए तैयार हो लेकिन बैंक से लोन मिले तो, ये कंडीशनल हुआ, ये कंडीशनल हुआ, ये एक्सेप्टेंस नहीं है। लेकिन अगर ए काउंटर ऑफर करे कि मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ लेकिन वो बैंक का लोन आके कैसे, अब बी को प्रॉब्लम नहीं है तो क्या प्रॉब्लम है? समझ में आया? वो इसीलिए कंडीशनल एक्सेप्टेंस नो एक्सेप्टेंस बोलते हैं, क्योंकि सामने वाले को ऑब्जेक्शन हो सकता है। याद है कुछ एग्जांपल के, मैं तुमको कुत्ता बेच रहा हूँ, सब खरीदने के लिए तैयार हूँ लेकिन बदले में आपको भी बिल्ली खरीदनी पड़ेगी, अब ये मेरे लिए बर्डन होगा ना, तो इसीलिए उसको एक्सेप्टेंस नहीं बोल रहा है। बट अगर तुम कंडीशन बोलो और सामने वाला एग्री करे तो प्रॉब्लम क्या है? सिर्फ है, फॉर एग्जांपल इसने बोल दिया कि सब्जेक्ट टू लोन अप्रूवल बाय बैंकर एंड इफ ही इज ओके विद इट, क्या प्रॉब्लम है? चलेगा, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। इसको प्रॉब्लम है तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, तो बात आगे ही नहीं बढ़ेगी। कभी भी ऑफर में कुछ लेकिन आ जाता है, अगर बैंक लोन दे तो ऑफर में आ जाता है तो ना, से तूने ऑफर बोला, मैंने बोला कि हाँ लेकिन ऐसा ऐसा, तो एक्सेप्टेंस नहीं है, काउंटर ऑफर हो गया, ये काउंटर ऑफर हो गया, लेकिन काउंटर ऑफर के बाद में तो एक्सेप्टेंस हो सकता है, तो तूने एक्सेप्ट किया तो कंडीशन हो गया, हाँ तो फिर वो हो सकता है ना सब्जेक्ट टू कंडीशन, कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है ना, कंडीशनल एक्सेप्टेंस नहीं हो सकता ना। मतलब एक बंदा सेलर बायर जो भी ऑफर लेके आए, नॉर्मल ऑफर काउंटर ऑफर व्हाटएवर, सामने वाला बंदा हाँ बोले, बात खत्म ना। अब तो इसने बोल दिया ना कि तुम्हारा घर खरीदता हूँ बदले में, मतलब बैंक से अप्रूवल आए तो, अब ये थोड़ी एक्सेप्टेंस है, ये तो काउंटर ऑफर है। लेकिन बी बोलेगा हाँ चलेगा, तो क्या है? हाँ तो एक्सेप्टेंस है ना, लेकिन बात खत्म। बट सब्जेक्ट टू सम कंटिंजेंसी विच मे और मे नॉट हैपन, मतलब बैंक थर्ड पर्सन है ना, ये अप्रूवल देगा तो मिलेगा ना, हो गया कंटिन्यू। ये सेम डाउट आया था मुझे, ये तो कंडीशनल हुआ ना, यही उसका लॉजिक होगा और क्या होगा, समझा ना? दोनों एग्री कर रहे तो प्रॉब्लम नहीं,
काउंटर ऑफर इसीलिए रखा है क्योंकि दूसरा अग्री नहीं करेगा। 250 ज्यादा होता है, 50 में देना, दूसरा हाँ मान जाएगा क्या? मान जाएगा, तो एक्सेप्टेंस है। चल, पर वेरी जेन्युइन डाउट। हाँ, हो गया एग्जाम्पल, और पढ़ लो, पढ़िए। नहीं है इतना डिफिकल्ट। Example हाँ, पढ़ तू पढ़। due to sell agricultural land to be obtain the necessary permission from the collector. As a matter of course, the permission was generally granted on the fulfillment of a certain formality. It was held that the contract was not contingent contract as the grant of permission by the collector was almost a certainty. ऑलमोस्ट सर्टेन। मतलब क्या बोला है, बताओ, उन्होंने सामने से आंसर दिया कि कलेक्टर परमिशन दे ही देता है, तो अगर ये कंफर्म है इवेंट तो कंटिंजेंट नहीं है। अब हमको कैसे पता चलेगा कि कलेक्टर परमिशन देगा नहीं देगा? वो तो इंस्टीट्यूट सामने से दे देगी ना, हमको थोड़ी पता होना चाहिए कि कलेक्टर परमिशन देगा या कंफर्म है या नहीं। वी डोंट नो हु इज द कलेक्टर। हमको नहीं पता कि वो, हमको थोड़ी पता है कलेक्टर्स के रूल्स क्या होते हैं, क्या हमको पता होना चाहिए? नहीं। तो सर हम तो प्रॉब्लम में क्रिएट हो जाएंगे। हाँ, और ऐसे केस में अगर तुमको प्रॉब्लम हो रहा है तो तुम दोनों आंसर लिखो कि the permission is well certain, then it is not a contingent contract, otherwise it is a contingent contract. अगर ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें तुम पूरा कंफ्यूज हो गए इसमें आंसर क्या लिखे, तो तुम दोनों साइड लिखो ना कि कलेक्टर का परमिशन अगर सर्टन है, मतलब मिलने वाला ही, ऑलमोस्ट सर्टेनिटी, then it is an absolute contract, otherwise it is a contingent. और ऐसा होता है कभी कभार है ना, आंसर दो निकलते, assumption करना पड़ता है ना कुछ, ऐसे केस में तुम एक assumption करना ही मत, तुम दोनों लिख दो, जो बेटर है वो ले देगा मार्क्स, कट थोड़ी करेगा मार्क्स। हाँ, दोनों लिखेंगे ना, और तुम प्रोबेबिलिटी लिखोगे ना, ऐसा होगा तो ये, वैसा होगा तो वे। अगर तुम मतलब तुम दोनों अज्यूम कर रहे हो तो दोनों में क्या लिखोगे? इफ द कलेक्टर परमिशन इज वेल सर्टन देन इट इज एन एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट, बट इफ इट इज नॉट सर्टन देन इट इज अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। मैं होता तो मैं नहीं लिखता, अगर ये आधा एग्जांपल देते ना तो मुझे नहीं पता कलेक्टर का परमिशन कंफर्म है, मुझे सच में नहीं पता ये एग्जांपल किधर से उठा है, कुछ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उठा है किधर ना किधर से, मैं तो दोनों लिखता। क्लियर? ऐसी चिंदी एग्जांपल्स होते हैं ना, शिप आई तो वगैरह, ये तो कोई भी कॉमन सेंस अप्लाई कर लेगा, कलेक्टर नहीं कर सकते अप्लाई, दोनों लिख, मार्क पक्का मिलेगा, उसका टेंशन नहीं। ऐसे आएगा हम लोग केस स्टडी डिस्कस करेंगे तो भी आएंगे ऐसे कुछ केसेस जहां पे तुम बोलोगे कि सर अजम्पशन क्या करें, दोनों, मगजमारी नहीं चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि पेपर चेकर को दोनों एक्सपेक्ट कर रहा है, पेपर चेकर खुद। हाँ बोल ना, क्या हुआ? मतलब बी हाँ बोलेंगे कि ना बोलेंगे, दैट इज द कोलैटरल इवेंट। हाँ, इसके ऊपर डिपेंड है, इसके फ्यूचर एक्शन के ऊपर डिपेंड है, इसके फ्यूचर एक्शन के ऊपर डिपेंड है, मतलब आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती। अब बीडी आज आ सकते हैं एक साथ या नहीं आ सकते। क्या हो गया? एक सेकंड ना, सारे एग्जांपल्स पढ़ लो, हेडिंग्स में बताता हूँ। एसेंशियल्स की भी पढ़ना, रूल्स के मत पढ़ना, एसेंशियल्स के एग्जांपल्स पढ़ना, रूल्स के मत पढ़ना, रूल्स के मैं बताता हूँ।
कि मैरिज वाले एग्जाम में ना सेम है। हाँ है, उनका ही है, कंफ्यूजन नहीं है। उधर गलती है इंस्टीट्यूट की गलती है, वहां पे इंस्टीट्यूट का मिस्टेक है। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट अगर कंटिन्यू नहीं बोला है तो वो रॉन्ग है इंस्टीट्यूट का। क्या बोला है, पर मिस्टेक है, सीपीटी की बुक से वही मिस्टेक करता है इंस्टीट्यूट। पढ़ना पहले फर्स्ट है फिर उसके कंटेनर में। और तुम चेक करो, उस सेम एग्जांपल रूल्स रिलेटिंग टू में है और वो कंटिंजेंट डी है। नहीं समझा? सेम एग्जांपल, लेटर्स चेंज हो जाएंगे, सेम मैरिज का ही एग्जांपल बाद में दिया है रूल्स रिलेटिंग टू। एक काम कर, रूल्स में वो थर्ड पॉइंट पे जा, फ्यूचर कॉन्डक्ट ऑफ लिविंग पर्सन मिला, वही है ना थर्ड पॉइंट। अब उसमें एग्जांपल बराबर। बराबर है, तो मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी इंस्टीट्यूट ने किया है, पहला रॉन्ग है, ये राइट, पहला रॉन्ग है, ये राइट। अब दोनों इंस्टीट्यूट ने दो अपोजिट स्टेटमेंट किए, तो दोनों में से एक राइट होगा एक रॉन्ग होगा, तो रूल्स में जो है वो राइट है, पीछे दिया वो रॉन्ग है। अब मैंने ये भी बताया कि मैरिज में कौन सा कंटिंजेंट है कौन सा एब्सोल्यूट है, तो तुम लिख सकते हो एब्सोल्यूट कौन सा है, कंटिंजेंट कौन सा। आई एम 2000% श्योर, मुझे बिल्कुल भी डाउट नहीं इसके ऊपर कि ये एग्जांपल भी, इसका लॉजिक भी तो बता दिया कि तुम्हारे हाथ में है तो ये कंटिंजेंट नहीं है, तुम्हारे अलावा किसी और के हाथ में तो वो कंटिंजेंट है। बात एकदम सिंपल है। एक आध दो कुछ ऐसा एग्जांपल है कि अगर तुम पर्टिकुलर डे पे मुंबई से दिल्ली पहुंचो तो तुमको पैसे मिल जाएंगे। अब मुंबई से दिल्ली आना तुम्हारे हाथ में है, लेकिन सिर्फ तुम्हारे हाथ में नहीं है, ट्रेन की टिकट मिलनी चाहिए, जो भी समझ में आ रहा है, वो भी वैसा ही एग्जांपल दिया है। सो इट डिपेंड्स ऑन द विल ऑफ प्रॉमिसर, बट नॉट ओनली ऑन द विल ऑफ प्रॉमिसर, देयर आर सम एक्सटर्नल फैक्टर्स इन्वॉल्व, देन इट इज अ कंटिंजेंट। ऑलमोस्ट सारे कॉन्ट्रैक्ट में एक्सटर्नल फैक्टर होता ही है। हाँ तो तुमको देखना है, लेकिन मेरे पास गुड्स है हाँ, और तुमको देने हैं, तो वो तो एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट हुआ। नहीं वो कंसीडर नहीं करते, मेरे हाथ में क्या गुड्स बनाना, आपके हाथ में है, आप तो मेरे हाथ में है ना कर्म करना, तो बात खत्म, बाकी कुछ नहीं। अभी यहाँ पे ना सेल ऑफ गुड्स में कंफ्यूजन होता है। फार्मिंग एग्जांपल वो लोग फ्यूचर गुड्स बताते हैं, कंटिंजेंट गुड्स नहीं बताते। सेल ऑफ गुड्स में टाइप्स ऑफ गुड्स में फ्यूचर गुड्स एंड कंटिंजेंट गुड्स, तो फार्मिंग का उन्होंने फ्यूचर गुड्स बोला है। अभी फार्म आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, बारिश भी हो सकती है, ये भी हो सकता है, नहीं भाई वी हैव टू अज्यूम उसके हाथ में है ना, फार्म उसका है ना, सो फ्यूचर है। और अगर फार्म दूसरे का है तो वो कंटिंजेंट है, क्योंकि तुमको मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता। उनके लिए ये एग्जांपल मैं तभी दे देता हूँ सेल ऑफ गुड्स। नहीं तो क्या तुम बहस करते रहोगे, एंडलेस बहस चलता रहेगा। हमको थोड़ी है बहस करनी, हमको आंसर लिखना है। और अगर इसमें कुछ शॉर्टकमिंग्स है, लिमिटेशंस है, तो मेरी क्या गलती है, उनकी गलती है। 1872 का लॉ लेके बैठे पागल, हमको उसमें से बस ढूंढना है जो अपने काम की चीज है। हाँ The contingent event should not be a mere will of वही बोला मैंने कि प्रॉमिसर के हाथ में है, लेकिन सिर्फ प्रॉमिसर के हाथ में नहीं है। मियर मतलब ओनली। पढ़ना एग्जांपल समझ में आ जाए। सुनो, मैरिज के केस में प्रॉमिसर कौन है, बी है ना, तो बी के हाथ में है, लेकिन सिर्फ बी के हाथ में है, वही दिए। इट डिपेंड्स ऑन प्रॉमिसर्स विल, बट नॉट ओनली प्रॉमिसर्स। वो मियर मतलब ओनली। क्लियर? बाकी जो पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो हेडिंग समझ में आ गया, एक एग्जांपल देख लिए और खत्म। इतना सिंपल है वैसे देखा जाए। दो लोगों को प्रॉब्लम होती है जिनको लॉजिकली नहीं समझता, और दूसरी कैटेगरी होती है जो बाकी अननेसेसरी निकाल।
मतलब वो कंक्लूजन पे नहीं आना चाहते, ऐसे होते एक दो लोग होते हैं, बहुत रेयरली मिलते हैं, वो सेट ही नहीं होते मतलब एक पॉइंट पे, नहीं, लेकिन वैसा होगा तो, अरे नहीं होगा लेकिन वो आया तो, अब उसको कोई इलाज नहीं है, ये है, चल क्लियर है ना, चल आगे बढ़, नहीं तुम लोग में से कोई नहीं है, वो एक हटेला कैटेगरी होता है, प्रॉब्लम ये होता है कि वो उनको मार्क्स भी ज्यादा नहीं मिलते क्योंकि वो कंफ्यूज ही होते रहते लास्ट तक तो हम क्या कर सकते, वी हैव टू अज्यूम। हाँ एग्जांपल तो ये बोला है ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू बी पे 1 लाख इफ दिस हाउस इज बर्न, तो ये तो वाई कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना, नहीं वर्ड नहीं हो गया, जलाया नहीं, जला तो फायर इंश्योरेंस है। एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट में कन्वर्ट हो सकते हैं, अगर देखा जाए तो जब भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे तो एब्सोल्यूट या कंटीजेंट है वो इम्पोर्टेंट हो सकता नहीं, फिर उसको वर्ड बोलेंगे तो आपने कुछ देना है, मैंने आपको पैसे दिए, हाँ कॉन्ट्रैक्ट हो गया एब्सोल्यूट, हाँ सपोज ऐसे हो गया आपका कुछ हो गया, तो वर्ड हो गया ना, ये वर्ड को और फिर हो गया तो कुछ गए ना, आपको ऐसे तो हो गया ना, एक्सेप्शनल फैक्टर हो गया, हाँ तो हर कॉन्ट्रैक्ट में होता है, सी ऐसा कुछ है नहीं, अभी देख ना गाड़ी मुझे बेचनी है तुमको तो गाड़ी के ऊपर पेड़ गिर सकता है, उसको नहीं समझेंगे, मेरे हाथ में है क्या गाड़ी देना, बस मेरी गाड़ी में तुमको बेच रहा हूँ ना तो मेरे हाथ में, इससे किसके यहाँ से गाड़ी आएगी वो मैं तुमको बेचूंगा या मेरे हाथ में नहीं कर सकते कंटिजेंट में केस। अब सुन मैंने बोल दिया भूख आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं पता, मैंने पहले ही क्लियर कर दिया, अब नहीं आया तो मैंने पहले ही बोला था ना कि नहीं पता नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। हाँ यहाँ पे देख डी आ जाएगी डी से शादी करने, ये इसके हाथ में नहीं है, अब डी किसी और के साथ भाग जाएगी, ये थोड़ी फादर के अगेंस्ट सूट फाइल करेगा, फादर बोलेगा मेरे हाथ में थोड़ी है, हाँ डी फाइल कर सकता है अगर ये इसकी और इसकी शादी होती है और एफ पैसा देने से मना करता है तो सूट फाइल हो सकता है, क्योंकि शर्त तो पूरी की ना। क्लियर, चलो एग्जांपल्स फीचर्स पढ़ो, पहला पॉइंट क्या दिया फीचर, रूल्स दिया है, नहीं पहले फीचर का फर्स्ट पॉइंट पढ़, परफॉर्मेंस ऑफ वो वाला एसेंशियल्स ना, हाँ एसेंशियल्स, हाँ सॉरी एसेंशियल्स फीचर नहीं एसेंशियल, The performance of a contingent contract would depend upon the happening or non-happening of some event or condition. क्लियर, तो सम इवेंट या कुछ घटना पे या कुछ कंडीशन पे तेरा कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड है, और वो कंडीशन क्या है, अनसर्टन है, जो हो भी सकती है नहीं भी हो सकती फ्यूचर में। एग्जाम्पल पढ़ लेने का बात खत्म करने की, अंदर एक्सप्लेनेशन देखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, हेडिंग पढ़ लेने का, एग्जाम्पल देख लेने का, एग्जाम में हेडिंग को तो तुम रिपीट कर सकते हो अगर जरूरत पड़े तो। नेक्स्ट, The event referred to as collateral to the contract. क्लियर, मतलब इवेंट क्या होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट से कनेक्टेड होना चाहिए, इवेंट का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अब ये बोलेगी कि सर गुड्स मिलेंगे क्या, वो तो ट्रक पे डिपेंड है, मैं ट्रक का थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ, अरे तुम ट्रक का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही हो, लेकिन ट्रक आने पे तुम्हारा गुड्स आना डिपेंड है, तो गुड्स आना इज अ कॉन्ट्रैक्ट और ट्रक आना इज एन इवेंट कोलैटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर, चल थर्ड पॉइंट फीचर का एसेंशियल, The contingent event should not be a mere will of the promisor. ये समझा, इट डिपेंड्स ऑन प्रॉमिसर्स विल बट नॉट ओनली प्रॉमिसर्स विल। अब बी भी आ जाएगी और बी को शादी करनी नहीं है तो तुम बी के हाथ में है लेकिन सिर्फ बी के हाथ में नहीं है, समझ में आया, समझा ना, सिर्फ बी के हाथ में होता तो वो एब्सोल्यूट होगा, जैसे यहाँ पे है ना, अब बी और डी है ना, अब बी के हाथ में है एंड सॉरी डी के हाथ में, मैरिज कैश जो भी मैरिज कैश के लिए करेगा वो, अब ये क्या एब्सोल्यूट है। क्लियर, तुमने इतने सिंपल वर्ड्स में बोला ना, मेरे दुकान में बुक है वो मैं तुमको आधे घंटे में दे दूंगा बोला, तो वो एब्सोल्यूट है।
लेकिन मेरे दुकान में बुक ही नहीं आएगा नहीं आएगा पता नहीं, तो हाउ सिंपल इट इज। मुझे नहीं पता ना, हाउ सिंपल इट इज। वहां पे नहीं दिया ऐसा एग्जांपल, पर तुम लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे पास बुक आएगी तो तुमको मिल जाएगी, नहीं आई तो मैं किधर से दूं। अब मैं तो बिजनेस करना चाहता हूँ, मैं तो पूरी कोशिश करूंगा कि बुक मिले। ऐसा कोई दुकानदार बोलता है क्या कि जा निकल, वो तो पूरी कोशिश करेगा कि मिले बुक, लेकिन नहीं मिले तो क्या करे वो भी। फिर अब वो बहानेबाजी जो चाहिए थे, लेकिन वो कोशिश तो पूरी करे कि वो बुक्स मिले, तभी भी वो फोन करके पूछते हैं, क्योंकि उसके एक एक स्ट्रेटेजी क्या होता है ना, एक बंदा कस्टमर अगर एक बार चला गया ना, तो वो एक तो गया प्रॉफिट मार्जिन, इसके बाद भी वो आने के चांस कम हो जाते हैं। वो क्या बोलेगा, इधर दुकान में कुछ मिलता नहीं है। भले एक इंसिडेंट हो, एक ही मेडिसिन ना मिला उसको, लेकिन फिर वो क्या रूल बना लेगा, तो वो नहीं आएगा वापस। तो दुकानदार पूरी कोशिश करेगा आने की, अब नहीं आएगा तो वो बेचारा कर भी क्या सकता है, कंटिन्यूट है। अनसर्टन मतलब हो भी सकता है, क्या पढ़ने की जरूरत है, अनसर्टन विच मे और मे नॉट हैपन। अब मेन क्वेश्चन ना एसेंशियल नहीं है, मेन क्वेश्चन है वो रूल्स। वो रूल्स हम लोग लूजली नहीं पढ़ सकते, वो स्ट्रिक्टली अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। एसेंशियल हमने ना लूजली पढ़ लिया, मतलब हेडिंग पढ़ा, समझ लिया, एग्जाम्पल कर लिया, बात खत्म हो। रूल्स वैसे नहीं कर सकते, रूल्स अच्छे से करना। अब सुनना ध्यान देके, रूल्स थोड़ा डिफिकल्ट है, खास करके पहला पॉइंट सिंपल है। पहला पॉइंट तो तुमको तकलीफ होगी ही नहीं, दूसरा पॉइंट तकलीफ देगा। पढ़ना, फर्स्ट पॉइंट क्या दिया है, हैपनिंग पर Enforcement of contracts contingent on an happening event. अब एक काम करो, नंबरिंग में थोड़ा सा चेंज कर लेना। पहले दो पॉइंट है ना, नंबर्स मत चेंज करना, पहले दो पॉइंट है ना ए बी, बराबर ना, ए बी, उसको एक ग्रुप बना दे, क्यों वो समझ में आ जाए। एक हैपनिंग है और एक नॉन हैपनिंग है। फिर सी को इंडिपेंडेंट है, फिर डी और ई का एक ग्रुप बना देना, उसका भी मतलब तुम समझ जाओगे, ऐसा क्यों बोला, डी ई पढ़ो समझ जाओगे, हैपनिंग नॉन हैपनिंग, टी ई भी हैपनिंग नॉन हैपनिंग, समझा ना। हाँ, डी ई का ग्रुप बन जाएगा, एफ सेपरेट होगा। अब ऐसा क्यों, ये हैपनिंग ये नॉन हैपनिंग, ये सेपरेटेड ये हैपनिंग ये नॉन हैपनिंग, एफ अलग है सी अलग है, क्या है वो देखते, तो फिर दो सेम हो गया ना। नहीं, ये खाली हैपनिंग नॉन हैपनिंग विद इन फिक्स टाइम, विद इन फिक्स टाइम, इसलिए अलग। समझ जाओगे, एकदम सिंपल है, ये सब हो जाएगा एकदम अच्छे से हो जाएगा। रूल्स रिलेटेड टू कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, फर्स्ट पॉइंट क्या है, हैपनिंग, बराबर। अब बताओ, अगेन वही एग्जांपल, शिफ्ट आ गई तो गुड्स मिल जाएंगे, शिफ्ट नहीं आई तो गुड्स नहीं मिलेंगे। ओके, तो शिफ्ट आ गई तो कॉन्ट्रैक्ट इंप्लीमेंट होगा, उस इंप्लीमेंट को उन्होंने टर्म यूज किया इनफोर्स। इंप्लीमेंट कब होगा, तो शिफ्ट आ जाएगी, तो उन्होंने इंप्लीमेंट वर्ड नहीं यूज किया, उन्होंने क्या वर्ड यूज किया, इनफोर्स। तो अगर हैपनिंग पे डिपेंड है, व्हेन इट हैपेंस तो क्या बन जाएगा, इनफोर्स हो जाएगा। समझ में आ गया, ये समझा ना। व्हेन इट हैपेंस मतलब अरे आ गई शिफ्ट, अब तो गुड्स देने पड़ेंगे, तो हैपेंस इनफोर्स होगा। अच्छा, शिफ्ट डूब गई, अभी आएगी या नहीं आएगी, डूब गई तो किधर से आएगी, तो अब इवेंट क्या बन गया, इम्पॉसिबल। क्या बन गया, और इम्पॉसिबल में क्या होता है, वॉइड, रूल खत्म, फर्स्ट रूल खत्म। अब तुम इंग्लिश में पढ़ो, आई मीन पूरा सेंटेंस पढ़ लो उसमें, लेकिन उसको शॉर्ट में करे तो यही है, if it depends on happening of some future uncertain event, when it happens it is enforced, when the happening becomes impossible it becomes void। पढ़ लो यही है, पढ़ लो यही है, मैं तो बाहर नहीं करता, पर यही है।
अब कॉमा फुल स्टॉप का तो मार्क नहीं कट होता, उसका मार्क्स कट नहीं होता। नंबर याद रखो। इसका मत करो, खाली 31 याद रखो। मैं बता दो उसका भी, ये नंबरिंग नहीं करने का पेपर में, क्योंकि तुम चेंज करोगे इससे, तो चेंज करोगे और ना सपोज डी इधर डाल दिया, तो ये जो नंबरिंग दिया ना ये लॉ ने दिया है, इंस्टीट्यूट में नहीं दिया है, लॉ ने दिया है। तो इसको तुमने सी को डी की जगह पे लिखा तो रॉन्ग दे देंगे। तो पेपर में कैसे करेंगे नंबरिंग, स्टार मार्क करो, ए बी सी डी लिखने का नहीं। और अगर लिखोगे ना तो 100% श्योर होना चाहिए कि यही ऑर्डर से ऐसा लगाएगा 32 33 नहीं नहीं नहीं, ये सब सेक्शन है, सेक्शन एक ही है 31। हाँ तो तू ये लिख ना 31, ये मत लिख, सब सेक्शन मत लिख, ये सब सेक्शन है, 31 का ए, 31 का बी, 31 का सी, सेक्शन 31। सेक्शन 32 से 36 तक। एक सेकंड दे दे, सॉरी, ए बी सी है ना, सब ऊपर लिखा था 32 33, हाँ सॉरी, लेकिन फिर भी 32 33 6 कर सकते हो या छोड़ दो, 31 कंटिंजेंट का मीनिंग है, दैट इज इंपॉर्टेंट, सॉरी माय मिस्टेक। रूल्स रिलेटेड टू एनफोर्समेंट, हाँ रूल्स रिलेटेड टू एनफोर्समेंट ऊपर लिख सकते हो 32 36 सेक्शंस, लेकिन 32 किसके लिए, 33 किसके लिए, ए किसके लिए, बी किसके लिए, ये अवॉइड करो। समझ में आया? हाँ 32 36 है, 31 क्या है, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग, 32 36 ये सब है। अरे पर पता नहीं ना 34 किसके लिए, तो जो उन्होंने दिया है वही स्टेटमेंट लिख ऊपर, 32 to 36 और कोई भी ऑर्डर से, कोई भी ऑर्डर से लिख, कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये भी नंबरिंग चेंज करने का, इसको नंबर लिखने का ही नहीं, सॉरी लेटर्स लिखने का ही नहीं, सीधा एब्स्ट्रिक्ट मार्क स्टार मार्क कर दो, कुछ देना ही नहीं, चांस ही मत देना उसको। देख कुछ मिस्टेक नहीं करना चाहिए, ये नहीं लिखा तो प्रॉब्लम नहीं है, 32 to 36 लिखा तो भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रॉन्ग नंबरिंग किया तो प्रॉब्लम, रॉन्ग नंबर्स करेगा तो प्रॉब्लम है। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट क्लियर? फर्स्ट पॉइंट में प्रॉब्लम नहीं होता, सेकंड पॉइंट में प्रॉब्लम होता है। अब ध्यान दिया, चाहिए तो ब्रेक चाहिए कुछ सेकंड्स का और 2 मिनट का, और 2 मिनट का ले लो, ब्रेक ले लो चलेगा, लेकिन ये पॉइंट में कंफ्यूजन नहीं चाहिए, रिलैक्स, नहीं चाहिए तो भी ले लो। ये 2 मिनट का बोले, हाँ बोलो। उसका फ्लो बहुत कम है। हाँ इतना सा गला गिला हो रहा है, नहीं अभी जाने देना, इतना क्या ये चलेगा, हाँ ये चलेगा, पूछ ले, ये पार नहीं है, ये चलेगा, पार पानी नहीं है, ये चलेगा, शुद्ध हो जाओगे। हाँ ठीक है, 2 मिनट बाकी हो।
2 मिनट मतलब लिटरली थोड़ी 2 मिनट होता है सर, 2 की 3 होता है। हम लोग इंडिया 2 को 2 सीरियसली नहीं लेते सर। इधर पीछे गणपति, इधर इधर पीछे दिख रहा है ना मंडप, वो पंडाल इधर पीछे दिख रहा है इसलिए कुछ। अच्छा, वो विसर्जन के लिए अरेंजमेंट जोरदार। SYDC में SY में या अभी SY हो गया? अब तो SYDC एक बार फिर से बोल दो ना, SYDC का SYDC किसका हो गया मतलब पहले अटेम्प्ट कौन सा, नवंबर अटेम्प्ट किसका है? अरे SYDC किसका हुआ है? हो गया ना आपको कम है। हाँ तो 12th वाला 12th नहीं हो गया SYDC, 1 2 3 वेबसाइट है 4। अच्छा तेरे को बहुत टाइम है फिर तो इसलिए रिलैक्स में पढ़ रहा है। रिलैक्स मतलब मैं नेगेटिवली नहीं बोल रहा हूँ। हाँ अच्छा चल चल मुझे ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट पूरा कंप्लीट करना है और वो प्रोजेक्ट का मतलब नॉन हैपनिंग पे डिपेंड। पहला किस पे डिपेंड था? हैपनिंग पे। अब ये किस पे? अब सुनो ध्यान देके कि अगर फैक्ट पहले भी बोला था शिप नहीं पहुंची तो पैसे दे दो, तो अब ये ना पहुंचने पे डिपेंड। अब इस केस में अगर इम्पॉसिबल हो, नहीं सॉरी चलो ठीक है, इफ इट हैपेंस तो क्या होगा? नहीं समझा, देखो शिप नहीं पहुंची तो पैसे दे दूंगा, अब शिप पहुंच गए तो पैसे देंगे या नहीं देंगे? तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? हाँ और अगर शिप डूब गई तो अभी पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी? मतलब शिप डूब गई तो क्या हो गया? इम्पॉसिबल ना। तो इम्पॉसिबल के केस में इनफोर्स होता है। अब कुछ नहीं, इसका उल्टा है, इसका उल्टा है और कुछ नहीं। अब हैपनिंग का उल्टा नॉट हैपनिंग, तो इफेक्ट भी इसका एग्जैक्टली उल्टा, तो वहां से कंफ्यूजन होगा। ऐसे लिख लो बाजू में खत्म। रजिस्ट्रेशन ओपन है ना लेकिन SYDC के लिए कर लो। आई नो टाइम है लेकिन मॉड्यूल के लिए हाँ डेट्स कब होते हैं वो चेक करके देना। हाँ तो डेट्स चेक कर लो, लेटेस्ट मॉड्यूल मिलता है इसलिए होगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मॉड्यूल अरेंज कर लो, रजिस्ट्रेशन से मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तुम 8 महीने के बाद हाँ वो चलेगा। रजिस्टर करने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं मॉड्यूल अरेंज करने के लिए बोल रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं। तो मॉड्यूल अरेंज हो रहा है 5 सितंबर से, मेरे को क्या प्रॉब्लम है? इसका लॉस होगा ना। मॉड्यूल से फर्क पड़ता है कि अगर उसमें अब तू सॉफ्ट कॉपी से कैसे पढ़ेगा? अभी मैंने अभी सब कुछ वाले मॉड्यूल से पढ़ा। हाँ बाद में जब मैं अगर मैंने उसी मॉड्यूल से पढ़ा दोनों में नहीं सेम होता है। नहीं कुछ नहीं होता, चेंजेस कुछ नहीं होते। अगर हो गया चेंज तो वो नोटिफाई कर देंगे। बहुत बहुत माइनर चेंज होता है, बहुत माइनर चेंज। और जो चेंजेस होना था ना वो हो चुके। मतलब LLP का चैप्टर था ना, वो पहले 2 अटेम्प्ट में बहुत छोटा था, बाद में बढ़ा दिया, अभी बढ़ा दिया है, लेकिन अभी हो गया चेंज। अब कितनी बढ़ा है? और ऐसे केस में भी क्या करते हैं, बढ़ा दिया ना अटेम्प्ट में, हमने हमारे पास पुराना मॉड्यूल है तो उसमें 4-5 पेजेस ले लेने,
तो उसके लिए तुम 7-8 महीने के लिए अगर मॉड्यूल शिफ्ट करोगे, पोस्टपोन करोगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा क्या लेना देना है, मेरा तो पढ़ाना है। तेरा पढ़ के कैसे होगा वो क्या जरूरत निकाल, सॉफ्ट कॉपी से नहीं पढ़ पाओगे, ये तो गारंटेड है। सॉफ्ट कॉपी से कैसे पढ़ो। अच्छा, और दूसरी बात क्या है ना, तुम अरेंज कर लो कोई से मॉडल, तो दूसरी बात प्रॉब्लम क्या होता है, अगर नोट्स भी आ जाते हैं ना, तो मॉड्यूल से अगर कोई सेंटेंस आया और वो नोट्स में नहीं है, तो भले वो तुमको कॉन्सेप्ट आया, तो सेंटेंस की वजह से तुम्हारा आंसर अटेम्प्ट नहीं हो रहा है। ऐसा हुआ है, मतलब एक हेडिंग मॉड्यूल से पूछा, वो हेडिंग का कॉन्सेप्ट तुमको पता था, लेकिन वो हेडिंग तुमने मॉड्यूल से नहीं पढ़ा था, किसी दूसरे नोट्स में से पढ़ा। अच्छा, इसका मीनिंग ये है, वो तो पता था सर, हाँ, लेकिन गया नंबर, इसलिए मॉड्यूल ही पढ़ना ठीक है। ऐसे है कुछ क्वेश्चंस, मतलब अगर मैं भी अटेम्प्ट करूँ और मैंने सीए मॉड्यूल को हाथ नहीं लगाया, तो वो हेडिंग मुझे नहीं समझेगा। कॉन्सेप्ट मुझे पता है, लेकिन वो हेडिंग मुझे बिल्कुल नहीं समझेगा, क्योंकि वो खाली इंस्टीट्यूट का हेडिंग है। जैसे जैसे मैं एक एग्जांपल भी बताता हूँ, जो तुमको हो गया उसी का एग्जांपल लेता हूँ। ऑफर में एक सेंटेंस था, ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म द नॉन कंप्लायंस ऑफ व्हिच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। ये मैं भी 70 बार पढ़ूं तो मुझे नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये सेंटेंस ओरिजिनली ऐसा नहीं है, सीए इंस्टीट्यूट ने ऐसा मॉडिफाई करवाया। अब ये सेंटेंस मुझे एज अ स्टूडेंट पेपर में आ जाता और मैंने मॉड्यूल में नहीं पढ़ा है, मॉड्यूल में से, तो मुझे समझेगा ही नहीं कि ये क्या है, जबकि एकदम फालतू चीज है। तुमने आंसर दे दिया था कि 7, तुमने मतलब सबने कि 7 दिन तक अगर जवाब नहीं दिया सामने वाले ने, तो क्या अज्यूम करेंगे। नो, ये तो सब लोग ने हाँ बोला था, सबको सबका आंसर राइट ही जाएगा, इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन मॉड्यूल में वो सेंटेंस ज्वाइन कर दिया है, इसीलिए मॉड्यूल पढ़ना चाहिए। ये क्लियर है पहले 2 पॉइंट्स। थर्ड पॉइंट इज वेरी सिंपल, मैरिज वाला है, पढ़ लो पढ़ लो, मैरिज वाला है। फ्यूचर कॉन्डक्ट ऑफ लिविंग पर्सन ऑलरेडी हो चुका है अपना, लिविंग पर्सन। अब वो लोग ये भी सुनो सुनो सुनो, अब वो लोग ये भी बोल रहे कि ये दूसरे के साथ भाग जाए, उसका पति मर जाए या डिवोर्स हो जाए, तो वापस भी इसके पास आ सकती है। लेकिन मैंने बोला था वंस वॉइड ऑलवेज वॉइड, ये स्टेटमेंट तुमको पेपर में नहीं लिखना है, ये अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि सोचना ही नहीं है सर, एक वॉइड मतलब वॉइड। फिर मैंने ये भी बोला था, वो डी अगर ई के साथ भाग गए, ई मर जाए या डिवोर्स हो जाए, जो भी है, तो डी वापस आएगी बी के पास। अब बी थोड़ी 5 करोड़ में राजी होगा, अब भी नखरा दिखाएगा, मुझे भी 7 करोड़ चाहिए, तो 10 करोड़ पकड़ लेगा, अपने को खर्च कर देना है। इन्फ्लेशन इतने टाइम में इतना होगा, 15 कर लेते हैं, व्हाटएवर इट इज, 5 करोड़ 10 करोड़ 15 करोड़ का सवाल नहीं। अगर 5 करोड़ में भी होता तो भी, अब बी एफ को वापस पूछेगा कि करूं, मतलब अभी भी 5 करोड़ का शर्त है या नहीं है, या वो भी बोल सकता है कि मुझे भी 15 चाहिए, फिर इसके ऊपर भी है ना, नहीं मैंने इससे हमेशा के लिए संबंध तोड़ दिए, अब तो शादी करना है तो अपने हिसाब से कर, नहीं तो मत कर, नहीं तो भाग में जाए, इनको कुछ देना देना नहीं है, खानदान के नाक कटा दिए उसने वगैरह वगैरह, तो गया ना कॉन्ट्रैक्ट। अब भी कुछ नहीं कर सकता कि 5 करोड़ रुपया देना पड़ेगा, अपने शादी करने के लिए तैयार होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो चुका है, वॉइड हो चुका है, और वंस वॉइड नया कॉन्ट्रैक्ट बनाओ चलेगा, और 15-20 जितना चाहिए उतने का बनाओ। अब मैं इसके जगह पे हो तो मैं अभी तो बिल्कुल 12-15 चार्ज करूंगा, अभी गलती तुमसे हुई है, अब तुम ज्यादा पैसा, इट इज दो पॉसिबल स्टिल इट इज वॉइड, ऐसा कहना है उनको, इट इज वॉइड दो इट इज पॉसिबल कि वो वापस आ जाए, फिर भी वो वॉइड ही, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ना, एक बार वॉइड मतलब आगे सोचने का ही नहीं। मतलब ऐसा है कि एक कॉन्ट्रैक्ट किया एक सेम पर्सन के साथ, बाद में वो पागल हो गया, अब वो वापस ठीक भी हो सकता है, लेकिन एक बार वॉइड मतलब आगे सोचो ही मत, आगे सोचो ही मत, नया बनेगा तो बात है, वो नया बनेगा तो बात है, तो नया कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन आपने ऐसा एक एग्जांपल दिया था कि उसके बेटे का ही कवर होता है,
क्या आपने एग्जांपल दिया था जिसमें ए मार जाता है। हाँ, पर्सनल स्किल का हो तो क्या करें? मैंने बोला नहीं वो पर्सनल स्किल का होगा तो क्या करें? वही हो जाएगा। उसकी डेथ हो गई तो वो वही हो गया ना, तो उसके बेटे से क्लियर होना पड़ेगा। बोला था ना इट इनवॉल्व्स पर्सनल स्किल्स, तो बेटे से नहीं तो करेगा, बेटा करेगा। प्रॉपर्टी किसको मिली? तो प्रॉपर्टी चाहिए, बर्डन नहीं चाहिए। अब बर्डन तुमको कौन सा तुम्हारे जेब से देना है? फादर से जो प्रॉपर्टी मिलेगी उसके जेब में से दे दो। तो फादर से कोई प्रॉपर्टी नहीं मिली, मत दो, मत दो। जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा वो बोलेगा। तो सन या डॉक्टर ऐसा नहीं बोले, भाई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है जिसको प्रॉपर्टी मिली। तो बस तुम्हारे कोई दूर के गाँव के ताऊ तुम्हारे नाम पे कोई प्रॉपर्टी छोड़ दे और कुछ बर्डन भी छोड़ दे, तो बर्डन तुमको देना पड़ेगा फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी, नॉट फ्रॉम योर पर्सनल प्रॉपर्टी। देना पड़ेगा। ये आएगा बाद में, यूनिट 4 में आएगा, तब समझ में आ जाएगा। यूनिट 4 में पक्का आएगा असाइनमेंट वर्सेस सक्सेशन, तब क्लियर हो जाएगा। ये क्लियर है? हाँ, सी पॉइंट क्लियर पक्का? तो मैरिज वाला सी हो जाएगा। अब इसमें सिर्फ मैरिज का एग्जांपल हो सकता है और कोई नहीं हो सकता। ये सी पॉइंट में मैरिज का एग्जांपल हो सकता है, और वो भी इंस्टीट्यूट ने नहीं दिया, खाली ओरिजिनल एक्ट में भी वैसा ही है। खाली इधर डिवोर्स दिया है, ओरिजिनल एक्ट में डेथ दिया है। मतलब ओरिजिनल एक्ट में ये मर जाता है और इसमें दिखाया क्या डिवोर्स हो, थोड़ा लाइटली दिया है। ठीक है, डिवोर्स ठीक है ना, मारने से अच्छा। ठीक है क्लियर? चल नेक्स्ट, सेम है। नेक्स्ट 2 पॉइंट सेम है, ए बी एंड डी ई सेम है, चेक करो। खाली टाइम आ गया, मैं तो बताऊंगा ही नहीं, तुम खुद समझ जाओ। दिखा हेडिंग, ए हेडिंग को, हेडिंग नंबर ए को डी से कंपेयर कर समझ में आ जाएगा, बी को ई से कंपेयर कर समझ जाएगा। समझा? अब देख, सुनो सुनो, प्रैक्टिकली कैसे करना है बताया, सेम ही लिखना है, खाली डीई में 2 वर्ड्स ऐड कर रहे हैं, विद इन टाइम, विद इन फिक्स टाइम, विद इन फिक्स टाइम, खत्म। बाकी ये और ये दोनों एग्जैक्टली सेम है, जो इसमें एग्जांपल लिखेगा वही इधर लिखेगा, चलेगा, खाली टाइम ऐड कर दो। अब तो क्या करना है, बाकी सेम है। हैपेंस एनफोर्स इम्पॉसिबल वॉइड, हैपेंस वॉइड इम्पॉसिबल एनफोर्स, क्लियर हो गया, खत्म। लास्ट बाकी है, और तो मैं बताऊंगा ये, तुम खुद ही पढ़ो। और तो मैंने बताया नहीं अभी तक, और बताऊंगा भी नहीं, तुम खुद ही पढ़ो, समझ जाओगे। पढ़ो। बढ़िया। समझा ना? अभी क्या है, वो फालतू सा पॉइंट है देखा, लेकिन वहां पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, वहां पे क्या दिए? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, एग्रीमेंट दिए। हाँ, क्योंकि स्टार्टिंग से वॉइड होगा, क्योंकि ऐसे घटना पे तुम्हारा एग्रीमेंट डिपेंड है जो पहले से इम्पॉसिबल है, तो पहले से इम्पॉसिबल है तो पहले से वॉइड होगा, वॉइड एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं ना, समझा नहीं? अरे भाई, स्टार्टिंग से अगर इम्पॉसिबल है तो क्या होता है, वॉइड एग्रीमेंट होता है, तो इससे एग्रीमेंट दिए। क्लियर है? खत्म, कंटीजेंट, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। हाँ, हेडिंग्स करने पड़ेंगे, क्योंकि ये मार्क के लिए पूछा था 2-3 साल पहले, ये क्वेश्चन 6 मार्क्स के लिए पूछा था, रूल्स रिलेटेड टू एनफोर्समेंट। अब सर 6 मार्क के लिए बहुत लेंथी हो जाता है, तो हर केस में एग्जाम्पल नहीं लिखना है,
इसमें तो इतना लिख दो, बात खत्म कर जाए। समझ में आया? सेकेंडली इसका एक एग्जांपल दे दो, इसका एक एग्जांपल दे दो। पागल ये वापस थोड़ी एग्जांपल देंगे, किसका एग्जांपल देना पड़ेगा? इसका देने की जरूरत नहीं है। क्या? हाँ, रूल सब लिखने पड़ेंगे, एग्जाम्पल सब लिखने की जरूरत नहीं है। अब 6 मार्क के लिए इतना सब थोड़ी लिखते बैठेंगे सर, तो मत लिखो ना, कौन बोल रहा है? लेकिन ये डिफिकल्ट है, फ्यूचर कॉन्डक्ट ऑफ लिविंग पर्सन, तो उसका एग्जाम्पल आना चाहिए। बाकी शॉर्ट में लिख, बाकी शॉर्ट में लिख। शॉर्ट में मतलब बताया ना कैसे शॉर्ट में हो। When it happens, it is enforced. When the happening becomes impossible, void. तो सर पूरा सेंटेंस कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है, कौन बोला? पंक्चुएशन का थोड़ी मार्क्स कट करेंगे, पॉइंट का मार्क्स मिलेगा तुमको, इंग्लिश का नहीं। लीगल लैंग्वेज का मार्क्स मिलेगा तुमको, इंग्लिश का नहीं मिलेगा। ऐसे लिखेगा तो भी चलेगा। अब एकदम ऐसे मत लिख, थोड़ा सिस्टमेटिकली लिख एक नीचे, लेकिन इतना कंटेंट का भी मार्क्स मिल जाएगा। तो ये देखना, यही एग्जांपल दिया है। हाँ, वो वापस आ गया। हाँ, तो ये वापस आ गया तो क्या मर गई? सपोज ये मर गई, मर गया। हाँ, ये मर गई, ये भी मर गई, क्या बात है? कल से तो भयंकर भयंकर चीजें लेके आया हो। हाँ, छोड़ दो। हाँ, आ गया वापस। अरे मरा कौन? अरे नहीं, ये ई के साथ भर दी, ई। अब ई मर गया, अब बेचारी अकेली होगी ना, तो वापस आ सकती है ना, डी बी के पास आ सकती है ना गम में। हाँ, तो हो सकती है शादी, लेकिन वॉइड है, क्योंकि एक बार वॉइड मतलब वॉइड, फिर नया कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। हाँ हाँ, वो आएगा, बाकी है। डन कंटिंजेंट। अब एक काम करो, यूनिट 3 में वेजरिंग एग्रीमेंट नाम का एक कॉन्सेप्ट है, उधर जाओ, वो वेजरिंग करके फिर डिस्टिंग्विश कर ले। थर्ड यूनिट के एंड में पेज नंबर मुझे लास्ट क्वेश्चन है, थर्ड यूनिट का लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू। 1.4 मिला नहीं मिला? उधर जाके सर इधर बैठ जाओ ना, पॉसिबल है तो, या तू इधर बैठ जाना, शेयर करना है, उसके पास नहीं है वो यूनिट 3। शेयर कर, अरे फोटो निकाल पहले एंड में। अरे हाँ, सॉरी मेरी गलती, थर्ड यूनिट के एंड में है 1.64। हाँ, वेजरिंग सेक्शन 30, ये 31 है, वो 30 है। देखा वेजरिंग, देखा? अच्छा, पहली बात वेजरिंग वॉइड है, दूसरी बात वेजरिंग मतलब बेटिंग, बेटिंग बेटिंग स्टार्टिंग से। ये जो टॉपिक है ना इसमें, ये वॉइड एग्रीमेंट्स का टॉपिक, इसमें एक वेजरिंग आता है। हाँ, तो वेजरिंग अलग से कर लेंगे ना अभी। वॉइड है, इलीगल थोड़ी है। अब हम दोनों में आपस में बेटिंग हो गया, सपोज हम दोनों ऐसे ही रास्ते से घूम रहे हैं, ये दोनों का झगड़ा चल, बस एक दूसरे को मतलब मार ही डालेंगे ऐसा। ये आज मेरे हाथ से रोक देगा, ये मार ही डालेंगे ऐसा सिचुएशन है। तो फिर कभी टाइम ऐसा थोड़ा बहुत हैपनिंग हो रहा है, कुछ तो रुक जाते हैं हम लोग। यूजुअली मास साइकोलॉजी है, थोड़ा रुक लेते हैं, कुछ टाइम पास हो रहा है देखते हैं। हाँ, बहुत ज्यादा बस मजा लेते हैं। हाँ, एग्जैक्टली, दैट्स द टर्म, मजा लेते हैं। हाँ, तो मजा लेते हैं, एंजॉय कर रहे हैं। अब और ज्यादा मतलब अभी जबरदस्त चल रहा है, एकदम 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 हैपनिंग चल रहा है। अब हमको रहा नहीं जाता, इसको भी लत है, मुझे भी लत है जुआ खेलने की। अब बैट लगाती है, लगी शर्त 1000 की, अभी इसको लगता है ये जीतेगी, मुझे लगेगा ये जीतेगा। जेंडर बायस हो सकता है, समझ में आया? अब हमने आपस में 1000 की बेट लगी,
आर वी इंटरेस्टेड इन देयर फाइट? अरे मारो एक दूसरे को, गला घोटो, हमको क्या लेना देना? हमको क्या लेना देना? लेकिन हमको तो मतलब इनकी फाइट तो बहाना है, हमको पैसा कमाना है। तो फाइट बहाना है। तो अभी यहाँ पे देख, यहाँ पे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि कंटिंजेंट भी इवेंट था, ये भी एक इवेंट है, लेकिन कंटिंजेंट इवेंट कोलेटरल था तुम्हारे मेन कॉन्ट्रैक्ट से। यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, यहाँ पे खाली इवेंट पे पैसा लग रहा है, तो ये वॉइड है, बिकॉज यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन मेकिंग एनी कॉन्ट्रैक्ट। क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं कर रहे हो, कुछ गुड्स बेच रहे हो नहीं, कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हो नहीं, बस पैसा लग रहे हो, वो भी ऐसे चीज पे जिस पे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। सी इंश्योरेंस में भी पैसा लगता है, लेकिन इंश्योरेंस में तुम बीमार पड़ोगे तो तुमको पैसा दिया जाएगा रे, कोई और बीमार पड़ेगा तो नहीं। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? तो इवेंट कोलैटरल होता है, यहाँ पे कोलैटरल नहीं है, यहाँ पे इवेंट पे पैसा लगा। क्या कौन बोला इलीगल? मैच फिक्सिंग ड्रीम 11 क्या होता है? अब आ गए लाइन और सब दिखाने का होता है सर, सिंसियरली एक्चुअल में हमको नहीं, वेरी गुड, पता होना भी चाहिए। सी ड्रीम 11 वगैरह तुम खेलते नहीं हो, ठीक है, मैं भी नहीं खेलता, बट वी मस्ट नो कि ऐसी कोई चीज है, क्योंकि सिमिलर एग्जांपल सी इंस्टीट्यूट पूछ सकता है, अब तक नहीं पूछा लेकिन पूछ सकता है। वो एलाबोरेट करके दे देंगे, वो ड्रीम 11 का नाम नहीं लिखेंगे, लेकिन कुछ ऐसा दे देंगे, अब तुमको डिसाइड करना है कि ये क्या है, वेजरिंग है तो वो वॉइड है, इलीगल नहीं है, वॉइड है। तो अगर उन्होंने पैसा दे दिया जो भी प्राइज मनी है तो ठीक है, नहीं है तो यू कैन नॉट टेक एनी लीगल एक्शन अगेंस्ट ड्रीम 11, क्योंकि जुआ है, टोटल जुआ है, और क्या है? कोई रेगुलेटरी बॉडी है क्या? नहीं है। शेयर मार्केट में भी तो लगता है सर, हाँ, बट उसमें रेगुलेटरी बॉडी है, सीबी, पता है ना, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एक बॉडी है जो शेयर मार्केट को रेगुलेट करती है। हाँ, तो उधर भी जुआ होता है, पता है ना? नहीं नहीं सर, जुआ किधर होता है? जुआ ही होता है, कुछ लोग जुआ खेलते हैं, कुछ लोग सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करते हैं। 100% लोग थोड़ी स्टडी करके अगर उतरते हैं, 100% लोग स्टडी करेंगे तो एक हारेगा तो दूसरा कमाएगा ना, ऐसा थोड़ी होगा कि सब लोग कमा रहे हैं। शेयर मार्केट में ऐसा हो ही नहीं सकता कि सब लोग कमा रहे, मैं कमा रहा हूँ तो जरूर किसी ना किसी का नुकसान हो रहा है, कौजा ही नहीं है, किसी के हराम की कमाई नहीं है, मेरे टैलेंट की कमाई है या मेरे लक की कमाई है, और लक तो हमेशा साथ नहीं देते। इफ यू आर सो कॉन्फिडेंट अबाउट योर लक तो भाई मार्केट में पैसा लगाओ, ऐसा तो कोई नहीं होता 100% एक्यूरेटली बोले कि मैं तो इधर पैर रखो सोना मिलेगा। नहीं होगा, लेकिन मैं पैर रखूंगा इसलिए आ जाएगा भगवान। हाँ मतलब बस साईं बाबा के बाद नहीं, वो करते थे ना कुछ चमत्कार, उसके बाद तो नहीं हूँ बस, और बीच में कोई आया ही नहीं। अब मेरे भरोसे ही ये आलू डालो सोना निकलेगा, वो भी तो है टैलेंट। सॉरी, उसके पहले साईं बाबा, सॉरी साईं बाबा की नहीं, ऐसा भी बोलना था, बट राहुल गांधी क्या होता है उसके बाद तुम सब नहीं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, गलत है, एवेजरिंग एग्रीमेंट, एग्रीमेंट गलत लिखा है, गलत लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, एग्रीमेंट होगा। क्लियर? वेजरिंग एग्रीमेंट बेसिक मीन क्लियर? अब पढ़ो फर्स्ट पैराग्राफ।
पढ़ लिया? देखा, अ कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट को कंटीजेंट भी बोल सकते हैं, वेजरिंग भी बोल सकते हैं। लेकिन कंटीजेंट में एक एक्स्ट्रा वर्ड ऐड हो जाता है, वो होता है कोलैटरल, जो इधर नहीं है। कोलैटरल मतलब तेरा मेन एक कॉन्ट्रैक्ट है और कोई इवेंट उस कॉन्ट्रैक्ट से कनेक्टेड है, और वेजरिंग में तेरा कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, एक कोई इवेंट है जिससे तेरा कोई लेना देना भी नहीं है, बस उस पे पैसा लगा, मनी और मनी वर्थ, या तो पैसा लगा या कोई और चीज लगा, लेकिन है तो बेटिंग ना, मतलब पैसा नहीं, हीरे लगा रहे, क्योंकि डायमंड मर्चेंट है दोनों, तो बहुत सारा ब्लैक मनी है, तो दोनों हीरे लगा रहे। हाँ, तो वो भी तो एक मेजरिंग ही होगा। डोंट माइंड, कोई होगा तो घर पे, हम लोग की बात कर रहा हूँ। और तो कोई किसी का डायमंड मर्चेंट होगा तो हाउ डेयर यू सर, ऐसा नहीं है ब्लैक हो गया, हम लोग मेहनत कर कमाई। चल आगे बढ़ते, समझा? एसेंशियल्स पढ़, एसेंशियल्स, हाँ एसेंशियल्स पढ़। नहीं, फर्स्ट पॉइंट पढ़ा, जल्दी पढ़ो, खत्म करो, नहीं तो फिर हाँ एक से, हाँ फर्स्ट पॉइंट क्लियर है? फर्स्ट पॉइंट क्लियर है एसेंशियल्स का? हाँ सेकंड पॉइंट पढ़, तू पढ़, जोर से पढ़, तो मेरे को कंफ्यूजन, पढ़ना पढ़। सेकंड पॉइंट, Promise must be conditional on an event happening or not happening. समझा? तो कंटीजेंट जैसा ही हो रहा है। थर्ड, There must be uncertainty of event. ये तो कंटीजेंट में भी था। नेक्स्ट, There must be two parties. Each party must stand to win or lose. ये कंटीजेंट में नहीं था, दोनों पार्टी का फायदा हो रहा था, यहाँ पे एक पार्टी फायदा कमाएगी, दूसरा नुकसान, कौन वो नहीं पता। There must be common intention to bet at the timing of making such a deal. क्लियर? दोनों पार्टीज को बेटिंग में इंटरेस्ट है, बाकी किसी में नहीं। इसमें कंडीशन में वो भी पार्टीज है कंसीडरेशन, वो भी पार्टीज नॉट है नहीं, बोथ द पार्टी, हाँ कंसिडरेशन उसमें है, यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं है, नहीं है बक्का, नहीं डिस्टिंग्विश में है, इसके पास है, इसके पास हाँ वो भी तो आ गया तो ना। दूसरा, Parties. Second में promise must be conditional. होना हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता ना, डिपेंड्स के, अगर ये जीता तो मैच चल रही है, तो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड चल रही है, सपोज कैंसिल हो गई वो अलग बात है, लेकिन इंडिया इंग्लैंड चल रही है और हम दोनों देख रहे हैं, अब इसमें इसको लगता है इंडिया जीतेगी, मुझे लगता है इंग्लैंड जीतेगी, अब वैसे इंडिया जीत जाए सपोज, तो ये मुझसे रिकवर करने की कोशिश तो करेगा, मैं नहीं दूंगा तो कोर्ट में जा सकता है, क्या नहीं? पर कंडीशन है ना अपने आप में थोड़ी, कोई भी जीत सकता है। Parties. अब ये फालतू क्वेश्चन पूछना कि ड्रॉ भी हो सकती है, या तो एक जीतेगा तो दूसरा जीतेगा, ड्रॉ हो सकती है वगैरह, सब दिमाग खराब नहीं करने, एक ने पूछा तो चल ड्रॉ भी तो हो सकती है, चल पढ़। Parties should have no interest in the event except for stake. समझा? पैसा छोड़ के बाकी पार्टीज का उस इनके फाइट में हमारा क्या लेना देना है, पर ये फाइट तो बाहर है ना, ये इनकी फाइट नहीं होती तो कोई और रीजन होता, कुछ भी अनशन, कुछ भी चलता है, कल ज्यादा बारिश होगी, अब हमको बारिश में थोड़ी इंटरेस्ट है, अभी नहीं होगी पक्का, लगी 1000 की, मैंने तो बोला ना, हमको तो लत लग गई है, बस चांस मिला नहीं कि हम लोग पैसे लगा दे। We are not interested in बारिश, we are not interested in their fight, we are not interested in India versus England का मैच। बारिश कल होगी नहीं होगी, इससे हमको क्या फर्क पड़ता है बॉस, क्या पानी तो मिलने वाला है अपने को, उल्टा ना हो तो ठीक है बारिश, मगजमारी। एनीवेज चल, हाँ चाहिए आगे। Transaction similar to wagers. Gambling. हाँ गैम्बलिंग, Lottery transaction. A lottery is a game of chance and not of skill or knowledge. हाँ जीओसी, गेम ऑफ चांस, सॉरी आगे बढ़ते हैं, चल। Where the prime motive of participant is gambling, the transaction amounts to a wager. समझा क्या? अरे छोड़ो, लॉटरी ट्रांजैक्शंस आर इंस्टीट्यूट के हिसाब से, अभी तक मेरे को इसका लॉजिक नहीं समझा, क्या बोला है? इलीगल, और इसका कोलैटरल क्या होता है एक्चुअली? वॉइड होता है, इंस्टीट्यूट बोलती है इसका कोलैटरल भी इलीगल। अब ठीक है ना, याद रख लेते हैं खाली लॉटरी के लिए,
लेकिन पनिशमेंट नहीं होगी। ले, कर लो बात। अब इलीगल में पनिशमेंट होती है तभी तो उसको इलीगल बोलते हैं, नहीं तो वॉइड और इलीगल दोनों सेम ही हो ना, क्या फर्क है? माइनर के साथ वॉइड होता है लेकिन पनिशमेंट नहीं होती, इससे हम लोग उसको इलीगल नहीं बोलते, वॉइड बोलते हैं। मर्डर का एग्रीमेंट इसलिए इलीगल है क्योंकि उसमें क्या है, पनिशमेंट है। अब इसमें पनिशमेंट नहीं है तो इलीगल क्या है, तो नहीं पता उधर दिया तो यार। लॉटरी का ट्रांजैक्शन एक्चुअली इलीगल नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वॉइड, ठीक है, इलीगल नहीं लेकिन दिया है। रिकॉग्नाइज लॉटरी बोल रहे हो, मटका नहीं। लेकिन हाँ ऐसा समझ सकते हैं कि लॉटरी इलीगल मतलब मटका। ये क्या होता है सर? अरे होता है कुछ ऐसे बैठे हैं रास्ते पे और जाते हो ऐसे रैंडमली कुछ, वो उसको लॉटरी बोलो चाहिए तो वो वाला लॉटरी। हाँ अगर 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 ये लॉटरी है गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज, समझा, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज है तो इलीगल नहीं, तो क्या है, वॉइड है। और खाली लॉटरी दिया तो इलीगल, तो मटका बोल सकते हो, लेकिन पेपर में मटका निकाल नहीं, तो मटका ही मिलेगा मस्त। मटका मतलब ये आपको कैसे पता, हिंदी पिक्चर में ये पूरा नॉलेज मिलता है, नहीं तो हम थोड़ी जाते हैं हिंदी पे। नहीं नहीं जाता सच में, मेरा नसीब भी खराब है ऐसे केस में, तुम पैसे भी नहीं लगाते, मेरा नसीब खराब है इसलिए नहीं तो जाने हाउसी वगैरह इतने बार कभी जीतता नहीं हूँ, और मैं जीतता हूँ तो भी प्राइज होता नहीं है। फुल हाउस और जो दो मिले थे, प्राइज था नहीं कुछ, ऐसे टाइम पास के लिए ट्रायल चल रहा था, ये खींच के मारोगे, ये ट्रायल था। हाँ खेला था अभी, पहली बार खेल रहे थे ना, मुझे भी नहीं पता था, वो मेरा लग गया था और फिर बाद में नहीं। ऐसा नसीब सिर्फ मेरा ही हो सकता है, इसलिए मैं करता ही नहीं हूँ बेटिंग वगैरह। चल रहा है आगे चल। Even if the lottery is sanctioned by the government of India, it is a wagering transaction. The only effect of such sanction is that the person responsible for running the lottery not liable or punishment. समझा? ये दो चीजें लिख दो, बात खत्म करो। गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज वॉइड है और ये तो इलीगल है, बाकी अदर लॉटरी ट्रांजैक्शंस आर इलीगल। अब लॉटरी में हर वो चीज आती है, ऐसे ही मटका वगैरह लगे कुछ भी तो इलीगल है, तो होनी भी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, बस इतना ही है। नेक्स्ट पॉइंट, crossword puzzles and competition. Crossword puzzles in which prizes depend on the correspondence of the competitor's solution with a previously prepared solution kept with the editor of a newspaper is a lottery and therefore a wagering. शाबाश, समझा कुछ? अरे क्रॉसवर्ड पजल्स होते हैं ना न्यूज़पेपर में, न्यूज़पेपर पता है उसमें क्रॉसवर्ड पजल्स होते हैं, वो भेजते हैं तो लकी विनर को कुछ प्राइज मिलता है। अभी होता है नहीं पता नहीं, लेकिन पहले होता था। हाँ तो वो कैसा होता है ना, बहुत लोग भेजेंगे ना, ऐसा थोड़ी है किसी एक का ही राइट जाएगा, बहुत लोगों का राइट जाएगा, तो लॉटरी सिस्टम पे होगा और वो भी एडिटर के ऊपर है किसको प्राइज दे किसको ना दे, तो ये वेजरिंग ही माना जाता है। क्या कुछ नॉमिनल प्राइज मिलता होगा। अब इसके आगे कुछ दिया है, प्राइज कंपटीशन एक्ट 1955 पॉइंट में नहीं है, 1957 है। The prize competition of 1955. आई है अगल, हाँ 1955, हाँ वो छोड़ 1000 दिया ना, कुछ कितना दिया है, हाँ तो मतलब मनी डज नॉट एक्सटेंड, मतलब मैक्सिमम अमाउंट 1000 होना चाहिए, 1000 के ऊपर है तो वो वॉइड है, नहीं तो वैलिड है। और वो 1000 खाली 1000 में आजकल क्या होता है कि यार देख कौन सा 1955, 1000 कितनी बड़ी बात थी, 1000 के ऊपर तो वॉइड है, 1000 के इधर है तो चलेगा, 1000 तक चलेगा। हाँ चेंज करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, नहीं कर रहे तो हम क्या करें। ये प्राइस अब उनको तो मतलब लॉ मतलब इनकम टैक्स जीएसटी और कंपनीज एक्ट दिखते हैं अमेंड करने के लिए, ये करते ही नहीं है वो लोग, क्या कर सकते हैं। सर इसमें आपने बोला वो एडिटर लॉटरी निकालता है तो इलीगल नहीं, ऐसे तो बहुत चीजों की लॉटरी निकलती है, से फॉर एग्जांपल
तुमने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दी है, तो हमने लॉटरी मेथड से जिनके नाम है उसको शेयर दे देंगे। तो लॉटरी मेथड है, ट्रांजैक्शन कोई और है, लॉटरी मेथड है। लॉटरी हमेशा इलीगल ऐसे नहीं है, लॉटरी मेथड अलग चीज है। सबको हम शेयर इशू नहीं करेंगे, कुछ ही लोगों को करेंगे। चल फैक्ट्स नहीं पढ़ना है ना। नहीं पढ़ना, नहीं स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन। नहीं, अभी नहीं, नेक्स्ट लेक्चर करेंगे। नेक्स्ट का पॉइंट, हॉर्स रेस ट्रांजैक्शन। हॉर्स रेस ट्रांजैक्शन नहीं, जाने दो, आज इधर ही रुकते हैं, क्योंकि नहीं होगा फिर वो हिस्ट्री में मजा नहीं आता है। Yes.